नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। द हिंदू अखबार से लिया गया संपादकीय पीटर रोनाल्ड डिसूजा ने लिखा है, जो डीडी कोसाम्बी विजिटिंग प्रोफेसर हैं गोवा यूनिवर्सिटी में, गोवा विश्वविद्यालय में। इससे पहले कि संपादकीय पर चर्चा शुरू करें, हम ये जान लें कि भारतीय परंपरा में अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से इजाद होते रहे हैं, नए नए अर्थों को ग्रहण करते रहे हैं। आप पूछेंगे ऐसे कौन से शब्द रहे हैं? कई शब्द रहे हैं। एक उदाहरण के लिए शब्द ले लीजिए सेकुलर शब्द, जो सेकुलर या सेकुलरिज्म की पूरी आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से उसका उदय पश्चिम में हुआ, चर्च और स्टेट के बीच की लड़ाई से हुआ, वहां उसके जो अर्थ थे वो बिल्कुल भिन्न थे। जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको लाया गया तो ठीक ठाक संशय था कि जिस तरह के अर्थ अगर इसके पश्चिम में है, अगर उसी तरह के अर्थ भारत में रहे तो ये बहुत ही सही बात नहीं होगी। भारतीय समाज एक बिल्कुल अलग तरह का समाज है। इसको लेकर कई लोगों ने अच्छी आलोचना भी लिखी, सेकुलरिज्म की अच्छी आलोचना भी लिखी, घिसी पिटी आलोचना नहीं, अच्छी आलोचना मदान साहब, प्रोफेसर मदान ने लिखी, आशीष नंदी ने लिखी। उन सबको कभी हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिर जिस तरीके से प्रैक्टिस हुआ भारत में सेकुलरिज्म, जिसमें सभी धर्मों को स्टेट ने बिल्कुल दूरी बना के नहीं रखी, बल्कि स्टेट ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और कई दूसरी चीजें हुई। सेकुलर शब्द एक नए तरीके से इजाद हुआ। उसी तरीके से एक और शब्द है भगवा। भगवा, जिसके तमाम अर्थ राजनीति में प्रयोग किए जाते हैं, वो कई बार ऐसा डर जगाते हैं कि इसके जो वृहद अर्थ भारतीय परंपरा में रहे हैं, उन अर्थों को ये तत्कालिक राजनीतिक अर्थ ढक लेंगे। क्योंकि शिक्षा के भगवाकरण पर यह संपादकीय है, तो एक बार जान ले कि भगवा रंग जो भारतीय परंपरा में रहा है, वो कभी त्याग का रंग रहा है, कभी वो ऊर्जा का रंग रहा है, शक्ति का रंग रहा है, लड़ाई का रंग रहा है। जब बुद्ध ईसा के जन्म से पहले की शताब्दियों में तत्कालीन समाज के चल रही रीति रिवाजों के खिलाफ विद्रोह का मार्ग चुनते हैं, तो जिस वस्त्र को वो धारण करते हैं वो गेरुआ वस्त्र होता है, भगवा वस्त्र होता है। उनके बहुत सालों बाद जब शंकर द्वैत की विचारधारा को फैला रहे होते हैं पूरे भारत में, सन्यास की दीक्षा की शुरुआत कर रहे होते हैं इतने बड़े स्तर पर, तो फिर जिस वो रंग को चुनते हैं सन्यास के रंग के तौर पर, वो रंग होता है भगवा। उसके बाद जब 1857 की लड़ाई हो रही होती है, बेगम हजरत महल जिस परचम को लेकर उनकी सेना अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, उस परचम का रंग होता है भगवा। तो बौद्ध, हिंदू और यहाँ तक कि इस्लामिक शासन परंपरा में भी ये रंग अलग अलग तरीकों से मौजूद रहा है। भारतीय परंपरा के बड़े रंगों में से, मशहूर रंगों में से रहा है, और भारतीय परंपरा में बहुत रंग है। तो ये बात हमने जान ली। अब संपादकीय का शीर्षक है कि शिक्षा के भगवाकरण में समस्या क्या है। समस्या क्या हो सकती है, ये इसके जो राजनीतिक अर्थ हैं वो हमारे लिए जानने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो अर्थ जानने के लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए हमने संपादकीय चुना है। तो क्या कह रहे हैं पीटर रोनाल्ड डिसूजा साहब? क्योंकि बहुत डिटेल हमें नहीं जाननी है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानने हैं, इसलिए हम ब्रॉड एनालिसिस में कम से कम समय में इस संपादकीय को डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने एक जगह पे, एक यूनिवर्सिटी में ये बात कही कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को मैकाउले के छाया से निकलने की आवश्यकता है, भारतीय शिक्षा प्रणाली को परंपरा की ओर लौटने की आवश्यकता है, और अगर भगवाकरण से ही वो परंपरा में लौटते भी हैं तो समस्या क्या है? संपादक महोदय कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है, अगर उनके भगवाकरण के कुछ विशेष अर्थ हैं तो। अगर वो विशेष अर्थ क्या हैं जिनके चलते कहा जा सकता है कि कोई समस्या नहीं होगी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन पहले ये जान ले कि जो भारत में शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों के जब तत्वाधान में होती है, तब एक फेमस मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एक मिनट है जिसको मैकाउले मिनट के तौर पे कहा जाता है। मिनट क्या होता है? किसी मीटिंग में क्या बातें हुई उसकी दर्ज, उसका जो दस्तावेज है उसको एक प्रकार से मिनट कहते हैं मोटी मोटी भाषा में। तो मैकाउले मिनट का एक हिस्सा था मैकाउले, जो कि भारत में पीनल कोड लाने वाले, भारत की शिक्षा नीति की दिशा या दशा तय करने वाले लोगों में अहम व्यक्ति थे। उन मैकाउले का एक उद्बोधन था कि पूरे पूर्व की, अगर वो तमाम वैज्ञानिक परंपराओं को, साहित्य की परंपराओं को देख लें, तो पूरे पूर्व की साहित्यिक परंपराएं, वैज्ञानिक परंपराएं एक तरफ,
और पश्चिम की लाइब्रेरी का एक छोटा सा जो अलमारी है वो ज्यादा कीमती है पूर्व की इन सारी परंपराओं के मुकाबले। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बेचारा किस्म का विचार था। इससे नफरत भी तब की जा सकती जब इसमें कुछ ऐसी बात होती जो नफरत योग्य होती। ये बेहद इग्नोरेंस से निकली बात थी। कई लोगों को ये दंभ होता है कि उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं के धार्मिक परंपरा, उन्हीं की राष्ट्रीय परंपरा दुनिया की सबसे महान परंपरा है। उनके सामने वो सभी दूसरी परंपराओं को बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटा समझते हैं। मैकाउले के साथ भी यही परंपरा थी, यही समस्या थी। और मैकाउले का मानना था कि पश्चिम की सभ्यता जो है उसके सामने पूरब की सभ्यता कुछ नहीं है। संपादकीय कहता है कि इसलिए अगर मैकाउले के इस विचार से हमें लड़ना है तो शिक्षा के भगवाकरण में कोई समस्या नहीं है। अगर शिक्षा के भगवाकरण का मतलब ये है कि मैकाउले के उस विचार से लड़ना कि पश्चिम से आने वाली हर चीज इसलिए कीमती है महज क्योंकि वो पश्चिम से आ रही है, तो फिर वो भगवाकरण ठीक है। और इसके बाद संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि वेंकैया नायडू पहले व्यक्ति नहीं है जो बात कर रहे हैं कि हमें मैकाउले की छाया से लड़ना है। बहुत पहले रविन्द्रनाथ टैगोर 1900 के यानी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे। उस आंदोलन खड़ा करने की दिशा में या उस डायरेक्शन में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की नींव डाली। वही विश्व भारती यूनिवर्सिटी जहां पर अमर्त्य सेन जो दुनिया के शीर्ष इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों में से एक हैं, उन्होंने पढ़ाई की। सत्यजीत रे जो दुनिया के शीर्ष फिल्मकारों में से माने जाते हैं, उन्होंने पढ़ाई की। महाश्वेता देवी जो दुनिया के शीर्ष साहित्यकारों में से एक मानी जाती थी, उन्होंने पढ़ाई की। तो ऐसी यूनिवर्सिटी की उन्होंने नींव डाली जहां अर्थशास्त्र से लेकर साहित्य तक तमाम क्षेत्रों के दिग्गजों को ट्रेनिंग मिली। उनका भी आइडिया यही था कि हमें विचारों में स्वराज की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम से आने वाली शिक्षा हमारे दिमागों को, हमारी कल्पना शक्ति को अपने कब्जे में ले रही है। हमें अपने मन मस्तिष्क विचारों को भी स्वराज देना है, उनको स्वाधीनता देनी है। और जो व्यवस्था है ये शैडो माइंड्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है। शैडो माइंड्स क्योंकि रियल माइंड जो होता है, जैसा कि हमने एक दूसरे संपादकीय में चर्चा की थी कि भगत सिंह भी कहते हैं कि क्रांतिकारी के लिए जो सबसे दो जरूरी चीज होती है वो होता है स्वतंत्र विचार और आलोचना। तो वही बात, लगभग वही बात रविन्द्रनाथ टैगोर भी कह रहे हैं कि हमें शैडो माइंड्स की जरूरत नहीं है, रियल माइंड की जरूरत है जो अपनी बातों को सोच सके, समझ सके और जिन बातों को सुन रहा है उनको आलोचनात्मक तरीके से उन बातों का परीक्षण करना हमें आए। शिक्षा वही है। उनसे भी कुछ समय पहले अबू उल राशिद मौलवी कह रहे थे कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी को 1888 में कह रहे थे कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की परछाई बनने से बचाना है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गोरे साहबों का बहुत प्रभुत्व है, वहां से जो शिक्षा चलती है उस पर अंग्रेजी का और अंग्रेजियत की ज्यादा छाया है। हमें पंजाब यूनिवर्सिटी को स्वाधीन रखना है उन विचारों से। और उनके लिए इसका मतलब यह भी था कि हम अपनी देशज भाषाओं में, वर्नैकुलर और क्लासिकल लैंग्वेजेस में शिक्षा को प्रदान कर सकें। तो इन सब बातों के आधार पर संपादकीय कहता है कि वेंकैया नायडू साहब बड़ी अच्छी कंपनी में हैं। उनकी तरह की बातें जिन दूसरे लोगों ने कही है, वो भारत के बहुत आला विद्वान थे, भारत के बहुत आला दर्जे के लोग थे। वेंकैया नायडू इस बात को बोलते हुए उसी परंपरा के व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। उसके बाद संपादकीय कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब कहा जा रहा है कि पश्चिम से जो शिक्षा व्यवस्था भारत में थोपी गई अंग्रेजी समय में, जो मैकाउले के दिशा निर्देशन में हुआ, उसने भारत में एक प्रकार की, या भारत के लोगों में एक प्रकार की इंफीरियोरिटी पैदा करने में एक भूमिका निभाई। इस बात को बोलने वाले भी दुनिया के कई शीर्ष विद्वान रहे हैं। दो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, एम सीजर और फ्रांस फैनन। फ्रांस फैनन और एम सीजर खास तौर पे फ्रेंच भाषा में लिखने वाले विद्वान, एम सीजर फ्रेंच भाषा में लिखने वाले विद्वान, उसी प्रकार से फ्रांस फैनन ने भी इस बात की चर्चा की है कि किस प्रकार से जब कोलोनियलिज्म काम करता है तो वो आपके केवल भूमि पर कब्जा नहीं करता है, वो आपकी बुद्धि पर भी कब्जा करता है। और उस बुद्धि पर कब्जे को हटाना एक ज्यादा बड़ी लड़ाई होती है। लोग लड़के कई बार अपने देशों को तो आजाद करा लेते हैं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के बुद्धि को, मन को, हृदय को आजाद नहीं करा पाते हैं, स्वप्नों को आजाद नहीं करा पाते हैं। तो यानी कि आगे जो नायडू साहब ने बात कही कि इस प्रकार की जो मैकाउलेवादी शिक्षा प्रणाली है
वो एमनीशिया पैदा करती है और इरेजर पैदा करती है। दो बड़े शानदार शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के, एमनीशिया और इरेजर। इरेजर यानी मिटा देना, एमनीशिया यानी विस्मृति। आप अपनी सभ्यता को, अपने जो तमाम क्रांतिकारी विचारों की परंपरा रही है, उन परंपराओं को, आलोचनात्मक सोच की परंपरा को, वैज्ञानिक परंपरा को, जो भी आपके अपनी मिट्टी से, आपके पूर्वजों के अनुभवों से संचित हुई है, उन सब को विस्मृत करे चले जाते हैं, क्योंकि आपको आभास होने लगता है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जिन परंपराओं को, जिन बातों को आपको जानने की जरूरत है, वो आपके पूर्वजों की नहीं है, आपकी अपनी मिट्टी की नहीं है। तो जहाँ की है आपकी शिक्षा प्रणाली आपको वो दे रही होती है, और उसी से आपको करियर या समाज में प्रतिष्ठा मिल रही होती है। तो ये विस्मृति, ये इरेजर पश्चिमी शिक्षा प्रणाली पैदा करती है। इस बात को लेकर भी नायडू साहब का बोलना काफी हद तक सही है। तो फिर बात क्या है, फिर हम इतनी बड़ी संपादकीय क्यों कह रहे हैं? हमने क्यों नायडू साहब का ही जो भाषण था वो नहीं लगा दिया? इसलिए नहीं लगा दिया कि कोई भी संपादकीय किसी विषय के गहराई से पड़ताल करता है। इस पड़ताल पे आगे बढ़ते हुए डिसूजा साहब कहते हैं कि अब हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे जो चैलेंज इस बात को स्पष्ट करेंगे कि शिक्षा के भगवाकरण में कोई समस्या है कि नहीं, कि असल में तो समस्या नहीं है। अगर आप केवल इन बातों का विरोध कर रहे हैं कि मैकाउले द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली में दोष था, हाँ हम मानते हैं कि दोष था, लेकिन उस दोष को हटाकर जब हम शिक्षा के भगवाकरण की बात कर रहे हैं तो हमें महज एक दोष को हटाकर दूसरे दोष की शुरुआत नहीं करनी है, हमें उसको हटाकर कुछ नया बेहतर करना है। तो वो नया बेहतर कैसे हो सकता है, उसके कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? पहले चैलेंज की बात करते हैं। पहले चैलेंज की बात संपादकीय उदाहरण से करता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने, और उनको एक मशहूर दार्शनिक भी माना जाता है, भारतीय दर्शन की परंपराओं का उन्होंने विशद अध्ययन किया था, गहनता से अध्ययन किया था। उन्होंने जो 1949 में रिपोर्ट लिखी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, जिसके वो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि जो धार्मिक शिक्षा है वो भी हमें अपनी यूनिवर्सिटीज में लानी चाहिए। और संपादक महोदय कहते हैं कि उस धार्मिक शिक्षा को भी आप एक प्रकार का भगवाकरण कह सकते थे अगर आज की राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते तो, लेकिन वो भी कह रहे थे कि हमें धार्मिक शिक्षा को अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में लाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में हर दिन की शुरुआत एक साइलेंट सेशन के साथ या एक प्रकार के मेडिटेशन के साथ होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स में भारत के या दुनिया के जो शीर्ष थिंक कर रहे हैं, जिसमें नाम उन्होंने अपनी लिस्ट में दिया था गौतम बुद्ध का, कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक, ज़ोरास्टर जिनको जरथुस्त्र भी कहा, और ज़ोरास्टर इनको नीत्शे ने कहा, महान दार्शनिकों भी माने जाते हैं। सुकरात, जीसस, रामानुज, माधव, मोहम्मद, कबीर, नानक, गांधी, उनकी लिस्ट में ये तमाम लोग शामिल थे। अगर आप ध्यान से इन नामों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि ये तमाम तरह के विचार हैं जो दुनिया में मानने वाले लोग जिनको हैं, कई बार वो मानने वाले लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तो राधा कृष्णन ये नहीं कह रहे थे कि हमें लोगों को धर्म में दीक्षित करना है, वो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी शिक्षा का पहले चरण में, पहले साल में दुनिया के जो सबसे महान विचार रहे हैं उससे स्टूडेंट को रूबरू हो जाना चाहिए। तो क्या वेंकैया नायडू साहब के सेफनाइजेशन में इतनी खुली छूट होगी, इतना खुलापन होगा? अगर होगा तो हमें सेफनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेफनाइजेशन अच्छा है तो उसमें ये सब होना चाहिए, तमाम तरह का इंक्लूजन उसमें होना चाहिए। दूसरी बात क्या? दूसरी बात पहले सवाल से ही निकल कर आती है कि इस तरह की एजुकेशन में, जिसको कहा जा रहा है कि जिसका भगवाकरण किया जाएगा, उसमें कितना इंक्लूजन होगा। यानी कि सवाल आता है ए.के. रामानुजन के एक फेमस एस्से का। उस एस्से का नाम था 300 रामायणास। उस एस्से में ए.के. रामानुजन साहब, जो एक बड़े सोशियोलॉजिस्ट भी थे, बड़े विद्वान भी थे, उन्होंने अपने रिसर्च के बेस पर ये बताया कि भारत में रामायण की जो महान कहानी है, इसके तमाम वर्जन हैं। उनके तमाम वर्जन में अलग अलग एक सेंट्रल थीम तो सेम है, लेकिन कई अलग अलग तरह के बदलाव भी हैं। वो बताता है कि किस तरह भारत की पूरी परंपरा में पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक रामायण रची बसी है, अपने अपने बिल्कुल डिस्टिंक्ट रूप में। कुछ लोग को ये बात पसंद नहीं आई, उनका यही मानना था कि रामायण एक ही है, वो एक ही रह सकती है,
इस एस्से को बैन कर दिया गया। संपादक महोदय ये सवाल पूछते हैं कि क्या इस तरह के इंक्लूजन कि बहु तरह के अलग अलग तरह के विचार रह सकते हैं, इस विचार को अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली, जिसको नई शिक्षा प्रणाली को लाने की बात की जा रही है, अगर ग्रहण नहीं कर पाएगी तो क्या सच में वो भारतीय शिक्षा प्रणाली हो पाएगी? वो उदाहरण देते हैं कि रामायण के एक वर्जन में सीता राम को जवाब दे रही हैं। जब प्रभु राम उनसे कह रहे हैं कि भाई सीता आप हमारे साथ जंगल नहीं चलेंगी, तो सीता उनसे पूछती हैं कि क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया है कि दुनिया भर में जो रामायण की कथा होती है उसमें सीता हमेशा राम के साथ होती हैं, कैसा हो सकता है कि मैं आपके साथ जंगल नहीं चलूंगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफिकल वो भी बन जाता है कि जो ये वर्जन लिखा गया उसको पता है कि राम कथा पूरे भारत में कही जाती है, उसका एक रूप है, और उस रूप को साइट करके इस वाली रामायण में सीता कह रही हैं कि तो ये एक लिटरेरी फॉर्म है, ये लिटरेरी आर्ट है। लेकिन अगर नई शिक्षा प्रणाली में अलग अलग तरीके से जो तमाम शानदार और गहन परंपराएं भारत में हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में हैं, अगर उनके लिए जगह नहीं है तो फिर कुछ समस्या है, और अगर उनके लिए जगह है तो फिर हमें एक नई शिक्षा प्रणाली से, एक भारतीय शिक्षा प्रणाली से कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद एक और सवाल उठता है कि जब भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात हो तो उसमें जो भारतीय शिक्षा का इतिहास रहा है उस पर किस तरह से चर्चा हो। इसके भी दो पैमाने हो सकते हैं। एक पैमाना तो वो है जिसमें कहा जाता है, जिसमें इंटरनेशनल जब इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग होती है तो तमाम तरह के ऐसे क्लेम कहे जाते हैं जिनको साइंटिफिक माना नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी परंपरा वो भी है जिसको डीपी चट्टोपाध्याय साहब ने अपने हिस्ट्री के प्रोजेक्ट में, डीपी चट्टोपाध्याय साहब ने इतिहास का एक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय सभ्यता के इतिहास में अलग अलग लोगों ने कैसे विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसको ऐतिहासिक रूप से उन्होंने सूचनाबद्ध किया और सामने रखा। तो अगर हम अपने सच में उन वैज्ञानिक परंपराओं को आगे रखना चाहते हैं जो हमारे समाज में थी, जिसमें आलोचना बहुत प्रखर रूप से होती थी, क्योंकि आलोचना के बिना कोई समाज वैज्ञानिक नहीं हो सकता। अगर आप पुराने विज्ञान, पुरानी रीतियों को ही, नीतियों को ही मानते हैं, उनमें क्वेश्चन नहीं उठा सकते, उनका प्रमाण नहीं मांग सकते, तो फिर विज्ञान नहीं हो सकता। भारतीय समाज एक महान वैज्ञानिक समाज रहा है, ये मानना होगा, लेकिन इस मानने के लिए आलोचना के भी तमाम दरवाजे खुले रखने होंगे। उन आलोचनाओं का जो इतिहास रहा है उनके भी दरवाजे खुले रखने होंगे। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें नई शिक्षा प्रणाली से, भगवा शिक्षा प्रणाली से भी कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद बात आती है विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान तक हम पहुंच ही गए हैं, तो फिर बात यह भी आती है कि इस नई शिक्षा प्रणाली में विज्ञान का रूप कैसा हो, स्टेम का रूप कैसा हो। जब हम स्टेम कहते हैं तो इसमें साइंस यानी विज्ञान, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी और मैथमेटिक्स, इन सबको मिला के स्टेम कहा जाता है। माना जाता है कि ये जमाना स्टेम का है, तकनीक की दुनिया को संचालित कर रही है। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में, या जिसको नई शिक्षा प्रणाली या भगवा शिक्षा प्रणाली कहा जा रहा है, उसमें इसके लिए क्या रूप होगा? क्या उसमें वो अपनाया जाएगा कि दुनिया में जहां से भी हमें बेहतरीन वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स की शिक्षा मिल रही है, उसको अपनी भाषाओं में हमें भारतीय बच्चों के सामने उपलब्ध कराना है, उनको समझा सकने लायक टीचर्स बनाने हैं, जैसा कि जापान में वो करते हैं। जापान का दंभ ये नहीं है कि हम केवल जापानी विज्ञान ही पढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि दुनिया के कहीं का भी विज्ञान हो, वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी संततियों के लिए जापानी भाषा में उपलब्ध रहेगा। संपादकीय ये सवाल पूछता है कि बात ये होगी या केवल बात वो होगी जिसमें कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जानकारी नहीं थी। असल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो हमारे किसी ग्रंथ में पहले से थी, वहीं से कॉपी होकर आ गई। या फिर जैसे कहा जाता है कि तमाम तरह के जो वैज्ञानिक उद्यम हाल के समय में हुए हैं, चाहे वो विमान के क्षेत्र में रहे हों, आउटर स्पेस के क्षेत्र में रहे हों, वो सब कहीं ना कहीं भारतीय परंपराओं से निकाले गए हैं। बिना किसी आधार के जब ऐसी बातें कही जाती हैं तो वो लफाजी ज्यादा हो जाती हैं। तो संपादकीय वो सवाल पूछता है कि हमारे विज्ञान को लेकर समझ क्या होगी? या तो ये हो
कि वो मान लें, जैसे कि जापान में माना जाता है कि विज्ञान जो है वो सार्वभौमिक है, वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में खोजा जाए। विज्ञान का अर्थ ही है कि वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में भले खोजा गया हो, आप अपनी लैब में लाके उस पूरी प्रोसेस को अगर एप्लीकेट करें तो आपको सेम परिणाम मिलेंगे। यही विज्ञान की परिभाषा है। अगर हमारी नई शिक्षा प्रणाली की भी परिभाषा यही है कि हम दुनिया भर की श्रेष्ठतम वैज्ञानिक चीजों को अपनी तमाम भाषाओं में, हमारे पास तमाम भाषाएं हैं, तमाम भाषाओं में अपने तमाम बच्चों के लिए उपलब्ध करा सकेंगे, तो फिर हमें इस शिक्षा प्रणाली से, नई शिक्षा प्रणाली से, भगवाकरण से कोई समस्या नहीं है। अंतिम आखिरी में सवाल रह जाता है कि जब शिक्षा के भगवाकरण की बात होती है तो कई लोगों के मन में सवाल आ जाते हैं। वो इसलिए भी आने लगते हैं क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ जहां पर परमानेंट कंपनी को रख लिया गया। किसकी कंपनी को? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF का कैंप वहां पे स्थापित किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का मानना था कि यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट बहुत करते हैं। बंगाल की एक यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है। संपादकीय ये सवाल पूछ रहा है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटीज में सेना या सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों की जरूरत पड़े, ये बोलकर कि यहाँ के बच्चे आलोचना बहुत ज्यादा करते हैं, यहाँ के बच्चे सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, यहाँ के बच्चे प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, तो फिर हम किसी नई शिक्षा प्रणाली की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तब तो हम मान लें कि रविन्द्रनाथ टैगोर हार गए, गांधी हार गए, मैकाउले जीत गए, क्योंकि गांधी और टैगोर तो बात कर रहे थे कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां आपका मस्तिष्क बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप कठोर से कठोर सवाल पूछ सकें। भगत सिंह हार गए, जो कह रहे थे कि आलोचना, कट्टर आलोचना, कटु आलोचना और स्वतंत्र विचार क्रांतिकारी के दो अहम बिंदु हैं। ये सब कहने वाले लोग हार जाएंगे। जीत कौन जाएगा? मैकाउले, क्योंकि मैकाउले ने केवल भारतीय शिक्षा नीति की शुरुआत नहीं की, मैकाउले ने ही इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की भी शुरुआत की। तो वो लोग जो दंड संहिता में ज्यादा यकीन रखने वाले लोग हैं, उनको इसमें पीछे रहना होगा, आगे रहना होगा। कम से कम भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करते हुए उन लोगों को जो भारतीय परंपराओं को सच में जानने का साहस भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, और अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमें शिक्षा के भगवाकरण से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये था आज का संपादकीय। तो मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।